Hello guys, welcome to Defense Academy 11. I am Mentor Prashant Kare, ex-class 2 officer of ICG and this year I am appearing for UPSC interview. इसके पहले वीडियो में हमने नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल, इसका मीनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो ये दो इमरजेंसी हमने देखी थी और हमारी लास्ट इमरजेंसी बाकी थी, उसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ेंगे। तो इसका बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो आर्टिकल 360 जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 360 जो है वो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। इसमें दिया है, हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 360 empowers the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। इसका मतलब है कि जब भी प्रेसिडेंट को ये श्योरिटी हो जाए, प्रेसिडेंट श्योर हो कि हमारे देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है या क्रेडिट जो है इंडिया की या इंडियन टेरिटरी की कौन से भी पार्ट की, ये अगर थ्रेटन है, हमारी इकोनॉमी को अगर डेंजर है, मतलब आगे आने वाले दिनों में हमारी इकोनॉमी नीचे जाने वाली है या फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे देश में चल रहा हो, तो तब जाके फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगा सकता है। और उसके लिए आर्टिकल है 360। Next, the 38th Amendment Act of 1975 made the satisfaction of President in declaring a financial emergency final and conclusive and not questionable in any court on any ground। ये अमेंडमेंट याद रखिए, ये अमेंडमेंट की गई थी 1975 में। इसका नाम था 38 अमेंडमेंट। इससे क्या किया था कि प्रेसिडेंट ने अगर इमरजेंसी, हाँ सोचो कि अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी अब लगा दी और अगर उसको किसी ने चैलेंज किया कि भाई किस लिए तुमने ये इमरजेंसी लगाई, तो हमें इसके खिलाफ़ हम कोर्ट में जाएंगे और तुम्हें चैलेंज करेंगे कि ये तुमने जो इमरजेंसी लगाई है वो अपने इंटरेस्ट के लिए लगाई है या गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए लगाई, देश के इंटरेस्ट में नहीं लगाई। तो उस वहाँ जाके कोर्ट फिर उसके बारे में पूछेगा। तो ये ऐसा हो सकता था, इसलिए 38 अमेंडमेंट ने उसको इससे बाहर कर दिया कि कोई भी कोर्ट में इसके खिलाफ कोई भी पूछ नहीं सकता, अब पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो कोर्ट से बाहर कर दी। मतलब कोर्ट में उस पर क्वेश्चन ही खड़ा नहीं कर सकते कि किस लिए भाई तुमने इमरजेंसी लगाई। तो ये 38 अमेंडमेंट 1975 से किया था, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट बदली, ये किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में। उसके बाद में नई गवर्नमेंट आई और नई गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो प्रोविज़न था वो डिलीट कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया अमेंडमेंट किया। तो ये देखिए, 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इम्प्लाइंग दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशल रिव्यू। मतलब इसने ये प्रोविज़न डिलीट कर दिया, 38 ने जो भी किया था वो डिलीट कर दिया और रिटेन किया जो भी पहले था। क्या था पहले कि ये क्वेश्चनेबल है एनी कोर्ट में, अगर आप लगा रहे हो तो उसके खिलाफ क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और कोर्ट में भी इसके खिलाफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये 38 ने निकाला था संविधान से, उसको रिटेन किया 44 अमेंडमेंट ने 1978 में। ठीक है, तो याद याद रखिए। आगे पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या होता है, मतलब इमरजेंसी लगाई तो उस इमरजेंसी को अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे कि आपने पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी में और प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में भी आपने पढ़ा था कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो विद इन 1 मंथ उसको पार्लियामेंट ने अप्रूव करना चाहिए। और प्रेसिडेंट रूल के अगर प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो शायद उसको भी विद इन, आई थिंक प्रेसिडेंट रूल को विद इन 1 मंथ था और नेशनल इमरजेंसी को विद इन सॉरी
मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो शायद आप एक चीज़ देख लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी में 2 मंथ का था और प्रेसिडेंट रूल में ये शायद 1 मंथ का था, या इसके उलट भी हो सकता है। तो आप ये देख लीजिए थोड़ा। तो इसमें क्या होता है देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना ज़रूरी है, लेकिन कितने दिन में ये दिया है। A proclamation declaring financial emergency must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of issue। 2 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। शायद नेशनल इमरजेंसी में विथिन 1 मंथ है, और प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में 2 मंथ दिया है, विथिन 2 मंथ, और नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ है। अगर इसकी बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो 2 मंथ है। 2 मंथ के अंदर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देने के बाद विथिन 2 मंथ आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे की स्लाइड में देखते हैं। A proclamation of financial emergency may be revoked by President at any time by subsequent proclamation. Such a proclamation does not require parliamentary approval। इसका मीनिंग होता है आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा इसको रिवोक करने के लिए। मतलब जब भी ये डिसमिस करनी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी खारिज करनी हो कि अभी बस हो गया, अभी फाइनेंशियल इमरजेंसी हम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए पार्लियामेंट का असेंट नहीं चाहिए। सीधे सीधे जाके भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं या रिवोक कर से निकाल सकते हैं इसे प्रेसिडेंट। तो ये दिया है इसमें। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी हम पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं देखिए। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी आर एज फॉलोज। The executive authority of the center extend to the giving of the directions to any state to observe such a canons of financial property as may be specified in directions, and such other directions to any state as a president may deem necessary and adequate for purpose। इसका मीनिंग होता है फाइनेंशियल जो भी आप यूज़ करने वाले हो, फाइनेंस का कोई भी स्टेट फाइनेंस का यूज़ करने वाली होगी, तो सेंटर जैसे डायरेक्शंस देगा वैसे वो यूज़ करेगी। ठीक है, तो उसको प्रॉपर्टी या फाइनेंस के बारे में जो भी डायरेक्शन सेंटर से आएगी उसको हर स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। बाद में एनी सच डायरेक्शन में इंक्लूड प्रोविजन रिक्वायरिंग अ रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो क्लास 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, या क्लास डी का हो, ग्रुप डी का हो, तो सभी के अलाउंसेस, सभी के पेमेंट, सभी की सैलरीज वो कितनी कट करनी है, कितनी देनी है, ये सभी डायरेक्शंस तक सेंटर स्टेट को दे सकता है। क्योंकि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी है, हमें पैसे की कटौती करनी है, तो इसके लिए ये डायरेक्शन सेंटर दे सकता है स्टेट को। तो ये याद रखिए। आगे लास्ट स्लाइड है। द रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका सीधा मीनिंग ये होता है हर स्टेट में लोकसभा और विधान परिषद है। तो हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा तो है। तो विधानसभा में जो भी बिल पास होगा या विधान परिषद में जाएगा, तो ये जो बिल्स है मनी बिल्स के रिलेटेड, तो इसको गवर्नर असेंट नहीं देगा, वो पीछे रखेगा इस टाइम में। क्यों? वो प्रेसिडेंट के लिए पीछे रखेगा कि कहीं ये बिल ज़्यादा तो खर्चे के लिए नहीं है, या अभी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है और स्टेट वेस्ट तो नहीं कर रहा है पैसे को, तो ये देखने के लिए वो रिजर्व रखनी पड़ेगी गवर्नर को। वो खुद ही से असेंट नहीं देगा उसे रिजर्व रखेगा प्रेसिडेंट के लिए, उस पर प्रेसिडेंट देखेगा। नहीं तो नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है, स्टेट का तो गवर्नर ही असेंट दे देता है। सीधे तौर पर प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर पीछे नहीं रखता, लेकिन इस टाइम में उसे प्रेसिडेंट क्या कहता है इसलिए पीछे रखना पड़ेगा। आगे द प्रेसिडेंट में issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving union
एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट क्या इशू कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है कि जजेस की, मतलब सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कोई भी यूनियन सर्विस का कोई किसी भी क्लास का पर्सन हो तो उसके सैलरी और अलाउंस में कितना रिडक्शन होगा, इसके बारे में प्रेसिडेंट डायरेक्शन इशू कर सकता है। तो स्टेट के बारे में भी यही था। आगे, thus during operation of financial emergency the center acquires full control over the states in financial matter। फाइनेंशियल मैटर जो भी है स्टेट के, उस पर फुल कंट्रोल आ जाता है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो पूरी तरह से उसके डायरेक्शन के अंडर उन्हें काम करना पड़ता है स्टेट को फाइनेंशियल मैटर में। फाइनेंस कमीशन से कितना पैसा जाएगा हर स्टेट को, ये भी कंट्रोल करता है। मतलब पूरा की पूरा फाइनेंशियल मैटर जो है वो प्रेसिडेंट और सेंटर के अंडर में आ जाएगा हर स्टेट का। तो ये थी हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ गाइज, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।